Hello guys, welcome to all of you in your own YouTube channel Pratik English Classes. How are you all? I hope that all of you must be fine. So today's our topic is about past continuous tense. As all of you know that on this channel you will get all the videos on the topic that are related to English grammar, but now we are studying about tenses and their usage. We have already finished till past indefinite tense, so if you don't have watched those videos, you can just click on my channel icon and after going in the video section you can watch them too. So विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा की बात करें तो इसमें जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इन दिस टेंस वी फाइंड सच सेंटेंसेज दैट वर गोइंग ऑन इन द टाइम दैट पास्ड। तो इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों इसमें हमें जो भी वाक्य देखने को मिलते हैं उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वह बीते हुए समय में वो काम जारी था। तो इससे आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि देखिए दोस्तों, इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नाम ही है। कहने का मतलब इसमें जो भी वाक्य आएंगे उसमें जो कार्य रहेगा मतलब जारी रहता है, लेकिन बीते हुए समय यानी कभी जारी था। अभी अब के टाइम पे जारी नहीं रहता है, मतलब क्योंकि अब के रहेगा तो प्रेजेंट में चला जाएगा, लेकिन ये पास्ट में वो काम जारी था। इस तरह से आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान को हम देखते हैं। तो पहचान में लिखा हुआ है, इन हिंदी सेंटेंसेज वी फाइंड दीज वर्ड्स इन द लास्ट। कहने का मतलब हम दो तरीके से वाक्य को पहचानेंगे। अगर हिंदी का वाक्य है तब, अंग्रेजी का वाक्य है तब। तो पहले हिंदी वाक्य में क्या रहता है, हिंदी वाक्यों के अंत में अगर ये सारे शब्द रहा था, रही थी, रहे थे, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द अगर आते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। और अगर अंग्रेजी सेंटेंस यानी इंग्लिश सेंटेंसेस की बात की जाए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से किसी एक का यूज मस्ट है सेंटेंस में, और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का भी होना मस्ट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम हिंदी और इंग्लिश दोनों वाक्य को पहचान सकते हैं। अब हम रूल्स देखते हैं। मैं यहाँ पे इस रूल में दो चीज़ें आपको बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ कि वाज का यूज़ कहाँ करते हैं, और दूसरी चीज़ कि वर का यूज़ कहाँ करते हैं। तो वाज का यूज़ हमें करना है अगर, तो देखिए फ्रेंड्स, आई, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले प्रेजेंट के सभी टॉपिक्स में बताया है, लगभग परफेक्ट में से हर जगह की आई फर्स्ट पर्सन मतलब सिंगुलर तो होता है लेकिन फर्स्ट पर्सन का होता है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पास्ट में आई भले ही ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन इसके साथ में सिंगुलर सिंगुलर वर्ब वाज का ही यूज़ किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बाकी ही सी इट के बारे में आपको मैंने पहले से बताया है। ये सारे प्रोनाउन रहेंगे तो वाज का ही यूज़ होगा, सिंगुलर का ही हमेशा किया जाता है यूज। और कोई भी सिंगुलर नाउन हमें दिखेगा या सिंगुलर सब्जेक्ट दिखेगा तो उसके साथ हम वाज का यूज़ करेंगे। वर का यूज़ देख लेते हैं कि वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वर का यूज़ करने के लिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यू, वी, दे, अगर ये प्रोनाउन आते हैं तो वर का यूज़ किया जाएगा, या इनमें से कोई भी एक प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन आता है। कहने का मतलब दो लोगों का नाम है या तीन लोगों का नाम है, या मतलब एक से अधिक कितने भी लोगों का नाम अगर वाक्य में आता है एज ए सब्जेक्ट, तो वहाँ हम वर का यूज़ करेंगे। अब हाउ टू ट्रांसलेट यानी कि ट्रांसलेट कैसे करते हैं उसका रूल हम देख लेते हैं। इसमें सबको पता है दोस्तों कि जनरली टेंसेज में जो वाक्य होते हैं उनके वो 5 तरह के वाक्य आते हैं। एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक, एक होता है प्रश्नवाचक क्या टाइप, एक होता है प्रश्नवाचक शब्द जो कि प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होता है, एक इस टाइप का होता है। और एक उसी में जो 5वां होता है वो प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होता है, बट उसमें नॉट यानी नेगेटिव शब्द का भी यूज़ किया जाता है। 3-5 के रूल्स मैंने बताए हैं, तो एक एक करके चलिए रूल को देख लेते हैं कैसे कैसे क्या सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम अपने वाक्य के सब्जेक्ट को लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी सकारात्मक वाक्य में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से कोई एक चूज़ करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके फिनिश करते हैं। नेगेटिव में सारा कुछ ऐसे ही रहेगा, बस क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ किया जाता है।
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर यस नो टाइप यानी कि जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक क्या टाइप का वाक्य है, तो वहाँ सबसे पहले हम अपने हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से किसी एक को चूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। बाकी जो सारा कुछ है वैसे चलेगा कि मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क से फिनिश। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ WH वर्ड, चौथा जो टाइप है WH वर्ड से स्टार्टिंग होने वाले वाक्य, जैसे अगर कि प्रश्नवाचक हिंदी वाक्य अगर कहीं है जहाँ पे क्या, क्यों, कैसे, ये सारे शब्द अगर बीच में कहीं भी दिखते हैं हिंदी में, तो उनको माना जाता है कि वो प्रश्नवाचक शब्द हैं, उस वाक्य में आए हैं। तो इसी तरह से सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय। तो सबसे पहले उस WH वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद प्लस वाज या वर्ब में से सब्जेक्ट के अनुसार हम चूज करेंगे क्या लगाना है, उसके बाद अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क खत्म। फिर इसी का नेगेटिव टाइप होता है, तो इसमें भी ध्यान देने वाली चीज़ सिर्फ इतना है फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के बीच में नॉट का यूज़ किया जाएगा। बाकी ये रूल एकदम चौथे के रूल जैसा सेम इसी तरह है, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। पहले WH वर्ड लिखते हैं, फिर वाज या वर्ब में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट हम लगा देते हैं। इस तरह से अब हम अपने कुछ वाक्यों के ट्रांसलेशन को देख लेते हैं, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे ट्रांसलेट करना है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको किसी बुक से या किसी स्टोरी से, कहीं से भी आप जो भी हिंदी के वाक्य पाते हैं उनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सारा कुछ ये टेंस क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं जैसे पहला हमारा जो वाक्य लिखा हुआ है, अभिनव एक भद्दा मजाक कर रहा था, तो ट्रांसलेशन हम करेंगे इसका। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग यहाँ मैंने जो लिखा है, जैसे अभिनव हमारा सब्जेक्ट है तो पहले अभिनव को लिखेंगे। अब चूँकि अभिनव सिंगुलर है इसलिए वाज हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अब चूँकि मजाक कर रहा था, देखिए उसको यहाँ हम डू वर्ब नहीं लगा सकते, कर भले ही आया है लेकिन मजाक करने की बात की जा रही है, तो या तो हम जोक को ही एज ए वर्ब लगा दें, लेकिन जोक को लगाएंगे तो थोड़ा क्या बोलते हैं कि फील गुड वाली बात है वो थोड़ा नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से हम मजाक कर रहा था, मतलब कि जब कोई मजाक करेगा तो मुँह से बोल के करेगा या किसी को बता के कहेगा, तो इसलिए हम यहाँ से मतलब कहना होता है तो से वर्ब को यूज़ करते हैं। तो से में ING लगा दिए तो सेइंग हो गया। अब क्या बात की जा रही है, एक भद्दा मजाक, तो एन अगली जोक। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से हमारा इस वाक्य का ट्रांसलेशन हुआ, अभिनव वाज सेइंग एन अगली जोक। हमारा दूसरा सेंटेंस है, श्याम गोपियों को प्रभावित करने के लिए बंसी बजा रहे थे। कहने का मतलब श्याम यानी कृष्ण भगवान, आप सबको पता है। तो इस तरह से इसका जो ट्रांसलेशन होगा, हमारा सब्जेक्ट है श्याम। अब चूँकि एक की बात की इसलिए वाज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में बजाना। देखिए दोस्तों, बंसी बजाना या बांसुरी बजाने के लिए हम प्ले वर्ड का यूज़ करते हैं। वैसे तो प्ले मतलब खेलना होता है, लेकिन जब किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है, वाद्य यंत्र को, फ्लूट यानी बांसुरी या बंसी, तो वहाँ पे प्ले का यूज़ किया जाता है। इसलिए प्ले में ING लगाया, प्लेइंग हो गया। अब बंसी का सबको पता है कि बांसुरी यानी फ्लूट होता है। अब हमारा यहाँ क्या है कि गोपियों को प्रभावित करने के लिए, तो टू इम्प्रेस गोपीज ये लिख देंगे। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन हुआ, श्याम वाज प्लेइंग फ्लूट टू इम्प्रेस गोपीज। हमारा तीसरा वाक्य है, वे कक्षा में शांति से नहीं बैठ रहे थे। तो कहने का मतलब ये वाक्य है, इसको हमको अगर बनाना है तो वे की बात की जा रही है, तो वे की इंग्लिश दे होती है, सबको पता है। अब चूँकि वे एक से अधिक लोगों की बात की जा रही है, वहाँ 3 4 जो भी बच्चे होंगे किसी भी संख्या में होंगे, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब अपना लगाएंगे, वो प्लूरल लगाएंगे। और प्लूरल क्या होता है, वर होता है, वाज जो है वो सिंगुलर होता है, तो इस वजह से यहाँ वर लिखेंगे। अब चूँकि हमारे यहाँ वाक्य में नहीं शब्द आगे है तो वर और मेन वर्ब के बीच में ही नॉट का यूज होता है, तो नॉट लगाएंगे। फिर मेन वर्ब बैठना है, तो बैठने की इंग्लिश सबको पता है, सीट होती है, उसमें ING लगाएंगे, तो SITING सीटिंग एक तो ऐसा बनेगा। लेकिन जैसे क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं मेन वर्ब के जहाँ पे जब हम ING लगाते हैं तो वहाँ पे डबल कर दिया जाता है उसको, उस लेटर को। जैसे सीट हो गया, राइट हो गया, तो वहाँ पे डबल किया जाता है ING लगाते समय। तो इस तरह से यहाँ सीट है तो यहाँ हम सिटिंग यानी डबल टी कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये ING फॉर्म बन गया। अब इसमें हम अपने एडवर्ब को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ के शांति से नहीं बैठ रहे थे, कैसे वो तरीका बता रहा है, तो जो भी चीज़ किसी तरीके को या किसी वे को बताता है कैसे क्या काम हो रहा है, तो एडवर्ब होता है, इसलिए हम साइलेंटली लिखेंगे। उसके बाद बात की जा रही है, ऑब्जेक्ट हमारा है कक्षा में यानी कि क्लास में, तो इन द क्लास लिखेंगे। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन होगा, दे वर नॉट सिटिंग साइलेंटली इन द क्लास। हमारा चौथा वाक्य है, अंग्रेज हमारे देश में हमारे लोगों को उनकी आज्ञा का पालन न करने पर चाबुक से मार रहे थे। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको हम लोग को ट्रांसलेट करना है। तो सब्जेक्ट हमको सबको पता है, सबसे पहले अंग्रेज है, तो अंग्रेज की इंग्लिश द इंग्लिश मैन हम लिख देंगे। और उसके बाद अब चूँकि अंग्रेज की बात की जा रही है, एक व्यक्ति की तो बात की नहीं जा रही, मार रहे थे, काफ़ी अंग्रेज हैं, इसलिए यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करेंगे। मारने के लिए सबको पता है फ्रेंड्स कि अगर किसी
को जैसे मतलब एज ए पनिशमेंट मारा जा रहा है तो उसके लिए हम हिट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हिट में ING लगा देंगे तो यहाँ भी डबल टी करना पड़ेगा तो हिटिंग हो जाएगा। अब किस चीज़ से मार रहे थे? चाबुक से। अब चूँकि ये चाबुक भी कोई एक टूल कह सकते हैं या कोई एक मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक हथियार, वेपन, एज अ वेपन उसको यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो होता है इसके साथ में विथ का यूज़ किया है जब किसी चीज़ की मदद से हम कोई काम करते हैं। तो यहाँ पे हंटर क्योंकि चाबुक से मार रहे थे तो हंटर चाबुक का इंग्लिश होता है सबको पता है। अब प्रीपोजिशन की बात आई तो हम यहाँ विथ का ही यूज़ करेंगे क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु की सहायता से कोई कार्य करता है तो वहाँ पे प्रीपोजिशन हम विथ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ विथ हंटर हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ बात आई किन्हें मार रहे थे। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद लिखेंगे टू आवर पीपल, हमारे लोगों को यानी हमारे देश के लोगों को। और रीज़न क्यों मार रहे थे? फॉर नॉट अबाइडिंग दियर ऑर्डर, कहने का मतलब उनकी किसी भी आज्ञा का अगर कोई उल्लंघन करता था या नहीं पालन करता था तो इसलिए वो ये काम करते थे। और लास्ट में बात आई कहाँ पे? हमारे देश में, यानी कि इन आवर कंट्री। तो इस तरह से हमारा जो टोटल ट्रांसलेशन हुआ वह हुआ द इंग्लिश मैन वर हिटिंग विथ हंटर टू आवर पीपल फॉर नॉट अबाइडिंग दियर ऑर्डर इन आवर कंट्री। अब हम अपने 5वें वाक्य को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है क्या हमारे देश में धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे थे। अब देखिए दोस्तों, सबसे देखने वाली चीज़ क्या है कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि प्रश्नवाचक में या जो सेंटेंस का तीसरा टाइप होता है वो होता है प्रश्नवाचक क्या टाइप। क्या मतलब कि क्या से स्टार्टिंग ही होगी हिंदी वाक्य की। और जहाँ भी क्या से स्टार्टिंग होती है हिंदी वाक्य की या शुरुआत होती है तो वहाँ पे हम क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करते हैं। हर टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा उसका उसी में से एक का यूज करेंगे। अब यहाँ पे चूँकि ये पास्ट कंटिन्यूस हम पढ़ रहे हैं, रहे थे लास्ट में आया है तो इसलिए वाज या वर में से कोई एक चूज़ करना है। अब चूँकि क्या हमारे धर्म के नाम पर लोग कहा जा रहा है, जाहिर बात है एक से अधिक की बात की जा रही है, इस वजह से हम हेल्पिंग वर्ब में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे तो वो हमारा आएगा वर। तो सबसे पहले वर लिखेंगे। अब लोग की इंग्लिश सबको पता है, द पीपल हम लिख सकते हैं। बाकी लड़ रहे थे, काम हो रहा है लड़ना, तो लड़ने की इंग्लिश फाइट होती है, उसमें ING लगाएंगे, फाइटिंग हो जाएगा। फिर बात आती है किस चीज़ पे? धर्म के नाम पर, तो ऑन द नेम ऑफ रिलीजन लिख देंगे। फिर कहाँ पे? इन आवर कंट्री, क्योंकि हमारे देश में बात की जा रही है तो इसको इन आवर कंट्री लिखेंगे। इस तरह से हमारा टोटल ट्रांसलेशन क्या हुआ? वर द पीपल फाइटिंग ऑन द नेम ऑफ रिलीजन इन आवर कंट्री। हमारा छठा वाक्य है वे विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे। वे विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा एक टाइप का वाक्य होता है हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द होता है कि वाक्य में कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द आता है। अब क्यों, कैसे, कब, ये सारे शब्द प्रश्नवाचक को दर्शाते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों को। तो चूँकि हिंदी वाक्य में हमारा क्यों आ गया है वो ये नहीं मैटर करता है कि वो क्यों पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है। लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हिंदी वाक्य में किया जा रहा है तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर इंट्रोगेटिव WH टाइप रूल्स। तो पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे। क्यों आया है? तो क्योंकि इंग्लिश वाई सबको पता है। अब यहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वाज या वर में से कोई, तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने सबसे पहले हमें अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखना रहेगा। सब्जेक्ट यहाँ वे है, वे यानी एक से अधिक की बात, तो हेल्पिंग वर्ब जब प्लूरल लगाएंगे तो हम यहाँ वर होगा। और वे की इंग्लिश सबको पता है, दे यहाँ लिख देंगे। नहीं आया है उसके बाद इसलिए नॉट लगाएंगे। काम हो रहा है जाना, तो जाने की इंग्लिश गो होता है, उसमें ING लगाएंगे, गोइंग हो जाएगा। और कहाँ की बात है? विद्यालय, तो टू स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से इस सेंटेंस को ख़त्म करेंगे। अब तो हमारा जो टोटल ट्रांसलेशन होगा इस सेंटेंस का, वे विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे, वह होगा वाई वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। हम अपने 7वें सेंटेंस को देख लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है द वुड कटर वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री टू कट वुड। तो इसका हमको क्या करना है? यहाँ पे आपको इंग्लिश सेंटेंस दिया हुआ बट हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो हिंदी में अनुवाद करने के लिए जैसे हम सबसे पहले अपने वाक्य के सब्जेक्ट को लिखेंगे हिंदी में। द वुड कटर का सबको मतलब पता है, लकड़हारा होता है। अब चूँकि वाज सिटिंग आ रहा है तो यहाँ सिट की मतलब सबको पता है कि बैठना होता है, उसमें ING लग गया तो यानी कि बैठ रहा था या बैठा था, ये लगाना पड़ेगा हमें। पास्ट में ये बैठा था का मतलब कि जब वो पेड़ की डाली पे बैठा था, हम इसको कह सकते हैं बैठ रहा था भी कह सकते हैं, लेकिन बैठ रहा था थोड़ा मतलब बैठता क्या मतलब फील गुड नहीं आता है हिंदी वाक्य में, इसलिए यहाँ बैठा था हम लगाएंगे। तो यहाँ आ था देख रहे हैं आप लोग, लास्ट में आ रहा है। एक और हम अपने पहचान के हिसाब से देख लेंगे, ये इस टाइप का वाक्य है स्पेशल, क्योंकि लोग क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि कहते हैं आ था, ये थी, ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, होता है वैसा होता है वो, लेकिन वो या था ये थी के केस में होता है। यहाँ आ था आया है क्योंकि पास्ट में भी ये काम जारी था ना, लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए पेड़ की डाली पर बैठा था,
तो बैठा था, वहाँ से उतर तो गया नहीं, वो काम जारी था। इस वजह से यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो इस तरह से हमारा जो ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग द वुडकटर लिखेंगे, फिर वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब सीट है, सीट का मतलब बैठना होता है, तो उस तरह से हम अपने वर्ब को पता कर लेंगे। फिर कहाँ बैठा था, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ की डाली पर, ये हो गया इंग्लिश इसका। और किस लिए बैठा था, टू कट वुड, लकड़ी काटने के लिए। तो टोटल इसी तरह से हम इसको ट्रांसलेशन को रीऑर्डर करेंगे तो क्या बनेगा, लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए पेड़ की डाली पर बैठा था। हमारा 8वां वाक्य है, वाज सोनू सूद रेस्क्यूइंग पीपल वाइल द पैंडेमिक कोविड वाज ऑन इट्स पीक। कहने का मतलब सोनू सूद की बात की जा रही है, जो कि एक एक्टर है, आप सबको पता होगा। तो इस तरह से सोनू सूद जब है एक ही एक्टर है, तो यहाँ से हम सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, वाज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है। अब वाज यूज़ किया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको वाक्य की अपनी शुरुआती जो स्टार्टिंग करनी है हिंदी वाक्य की, वो क्या से करनी होगी, तो क्या लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे सोनू सूद, तो सोनू सूद ही लिखेंगे, क्योंकि उनका नाम का तो कोई इंग्लिश होगा नहीं, जो कि ये नाम है, नाउन है, तो नाउन को नाउन ही लिखा जाता है। फिर बात आई रेस्क्यूइंग पीपल, यानी लोगों को बचा रहे थे, बचाने का काम हो रहा है, तो ये इंग्लिश हो गई। फिर वाइल दी पैंडेमिक कोविड, या वाइल दी पैंडेमिक कोविड, या ऐसा लिखा जा सकता है वाइल दी कोविड पैंडेमिक, वो एक कोई दिक्कत नहीं है उससे। वाइल दी पैंडेमिक कोविड वाज ऑन इट्स पीक, इतने का मतलब हुआ कि जब कोरोना महामारी अपने जोरों पर थी, यानी कि कहने का मतलब जब वो अपने सबसे भयावह रूप में थी, ठीक है, या जब कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही थी, ये भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से हमारा जो हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन बना वो क्या हुआ, क्या सोनू सूद लोगों को बचा रहे थे, कब, जब कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही थी, या कोरोना महामारी बहुत ज़ोरों से फैल रही थी, या अपने बहुत ज़ोरों पर थी। ऑन इट्स पीक का मतलब ये होगा। हमारा 9वां वाक्य है, वाई वर सम करप्ट पीपल नॉट एफ्रेडिंग एट द अराइवल ऑफ द पुलिस। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे इसमें इतना देखते हैं, अगर हम रूल को छोड़ दें तो देखिए आईएनजी वर्ब में लगा है, एफ्रेड में आईएनजी, इसका मतलब क्या, रहा था, रही थी, ये चीज़ें आनी चाहिए, रहा आना चाहिए वाक्य में, ठीक है। तो रहा का तो यूज़ किया ही करना है, रहा रहे में से किसी एक का। अब जो कि यहाँ वर लग गया, सबको पता है पास्ट का वाक्य है, तो इसलिए था की बात की जाएगी, तो रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से कोई एक आना है। अब चूँकि यहाँ करप्ट पीपल यानी कि भ्रष्ट लोगों की बात की जा रही है, तो जाहिर है जब एक से अधिक की बात की जाएगी तो वहाँ पे रहे थे ज़्यादा सटीक बैठेगा। तो करप्ट पीपल की इंग्लिश क्या होगी, भ्रष्ट लोग। तो भ्रष्ट लोग और रहे थे, इतना क्लियर हो गया। अब एफ्रेड मतलब डरना होता है, तो क्या रहे थे, डर रहे थे, ये भी क्लियर हो गया। एट द अराइवल ऑफ द पुलिस, यानी कि पुलिस के आगमन पर या पुलिस के आने पर। ओके फ्रेंड्स, तो इतना हुआ। तो इस तरह से जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसका ऑर्डर जब चेंज करेंगे, तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, कुछ भ्रष्ट लोग पुलिस के आने पर भी क्यों नहीं डर रहे थे, या पुलिस के आने पर भी कुछ भ्रष्ट लोग क्यों नहीं डर रहे थे, इसका ट्रांसलेशन हो गया। हमारा 10वां और लास्ट सेंटेंस है, हाउ वर द लीडर्स मेकिंग फूल टू एवरीवन बाय डिलीवरिंग सम स्पीचेज। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ लीडर्स यानी नेताओं की बात की जा रही है, मेकिंग फूल यानी कि बेवकूफ़ बनाना, टू एवरीवन यानी सभी को, बाय डिलीवरिंग सम स्पीचेज यानी कि कुछ भाषणों को सुनाकर या भाषणों को देकर। ओके फ्रेंड्स, तो इतना हुआ। अब जो कि वर आ गया है तो थे लगना ही लगना है। तो इस तरह से हमारा टोटल इसका ट्रांसलेशन होगा, नेताओं ने सभी को कुछ भाषणों को सुनाकर बेवकूफ़ कैसे बना रहे थे। नेताओं ने, या कह सकते हैं नेता सभी को कुछ भाषणों को देकर बेवकूफ़ कैसे बना रहे थे। अब नेता लोग लिख सकते हैं या नेताओं लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहीं पे हमारा आज का वीडियो, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो and I hope that all of you have understood what I wanted to understand you in this topic. Okay friends, so we will meet again in our next video. So please like, share and subscribe the channel, like the video and share it as much as possible. Okay friends, I need your support because I am doing I don't say that I am doing a very awesome work, but I have just started. So for just my motivation, please like the video, share and subscribe the channel. Thank you all and love you all. Bye bye, take care.